हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी ये सेकंड लेक्चर है क्लास 11th की। डिस्कस करेंगे हम लोग आज डायमेंशन। सो गाइस, व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। डायमेंशंस आर द पावर टू व्हिच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अगर आप देखें इस हमें डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। जैसे अगर सारे आप फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करें कि कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, तो आप देखिए जैसे हम लोग मास जो हो गया उसको हम लोग डिनोट करेंगे m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, करंट को हम लोग I या फिर A से डिनोट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर को वैसे तो देखो, टेम्परेचर को हमारा T और T, ये तो हम इसको K से डिनोट कर देते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, ओके। और जैसे आपने जब स्कूल में देखो ये अंडरस्टूड होता है, ये चारों अंडरस्टूड होता है। लेकिन अगर आपके 11th की स्कूल एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए तो आप टेम्परेचर को अगर K से डिनोट करोगे तो आप उसको लिख दोगे कहीं पे, उसी सॉल्यूशन में कहीं साइड में लिख दोगे K से मैं टेम्परेचर के डायमेंशन को डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर आप दिखाना चाहते हो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बच्चों आप दिखा सकते हो मोल से, है ना, MOL ऐसे कर लोगे आप। हमारा लास्ट में बच गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसको जो है आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से कर सकते हो आप, बस वही लास्ट में फिर लिख देना कि CDC में इसको डिनोट कर रहा हूँ। हालांकि बच्चों इन चीजों का काम बहुत ही कम आता है, मोस्टली आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर जो आपके स्कूल एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो इन पे ही बेस्ड होंगे, इन चारों का ही हमें यूज होता है। बट स्टिल आप ये याद रखिएगा और जरूर मेंशन करिएगा आप कि इससे मैंने इसको डिनोट किया है। चलो, तो हम कोई भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें डायमेंशन लिखना है और मास आ रहा है तो हम लोग उसमें m लिखेंगे, लेंथ की जगह पे l लिखेंगे। जैसे देखो हमारा अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मास का डायमेंशन क्या हो गया, तो मास में क्या है, मास हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें लेंथ ये सारा क्या है, जीरो है, हमारा ये सारा हमारा जीरो है। तो हमें जनरली अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, m का वन, वन लिखते नहीं है तो छोड़ देंगे, l जीरो और t जीरो, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। m कुछ भी नहीं मतलब वन है, l जीरो t जीरो। बोलो सर ये सब नहीं लिखेंगे, नहीं इनकी जरूरत नहीं होती हमें, है ना, इनकी जरूरत हमें नहीं होती, हम बस यही तीन लिखते हैं। ठीक है, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, m जीरो l t जीरो। टाइम की बात करें तो m जीरो l जीरो t। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा किसका, मास का डायमेंशन, ये हो गया हमारा लेंथ का डायमेंशन, ये हो गया हमारा टाइम का डायमेंशन। ठीक है बच्चों, ये आपने नोट कर लेना। ओके, so this was the definition and I told you the dimension of fundamental physical quantity. Now यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा एक फोर्स का, पहले तो हम लोग डायमेंशन डिस्कस कर देते हैं। चलो, अगर बच्चों आपसे कोई पूछे कि फोर्स का डायमेंशन बताओ क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, ये मास है तो मास का तो डायमेंशन क्या हो गया, m। और एक्सेलरेशन की यूनिट हम लोग ना यूनिट का यूज करते हैं डेरिवेशन करने के लिए, तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर जो है हमारी वो क्या है, दैट इज लेंथ, और लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, l। और पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर हमारा नीचे आएगा, और सेकंड किसका है, टाइम का, तो टाइम का स्क्वायर, इसको चाहो तुम लिख सकते हो ऐसे m l t का पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चों हमारा फोर्स का। ठीक है, अगर आपसे स्पीड की पूछी जाए तो क्या करोगे, स्पीड यूनिट क्या होते हैं बच्चों, मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब t, और डिनोमिनेटर में है ना तो -1, और m जीरो। ये हो गई हमारी स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला। ऑलराइट, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन।
देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन हमारा क्या क्या होता है। पहला, इट टेल्स अस अबाउट नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मतलब हमारा जो है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मास पे कितना डिपेंड कर रही है, लेंथ पे और टेम्परेचर पे उसकी डिपेंडेंसीज क्या है। दूसरा, नंबर्स डोंट हैव डायमेंशन। नंबर जो होता है उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है ना। उनके पास हमारा कोई सा भी डायमेंशन नहीं होता। जैसे कि 5, 6, 8, 12, ये एक नंबर्स हो गए, इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। दे आर डायमेंशनलेस, उनको कहते हैं कि नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ओके, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन। देखो, दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनके पास डायमेंशन सेम हो। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उनकी डायमेंशन सेम हो सकती है। एग्जांपल में आप ले सकते हैं वर्क का और टॉर्क का, ठीक है बच्चों। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं वर्क एंड टॉर्क, दोनों की डायमेंशन बच्चों सेम होती है, इसका भी और इसका भी। देखो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। अभी हमने फोर्स का डायमेंशन निकाला हुआ था, ठीक है ना, कितना निकाला हुआ था, mlt-2। और ये क्या होता है, सेकंड मतलब टाइम t, क्या हो जाएगा हमारा mlt-1। ठीक है बच्चों। टॉर्क जो होता है हमारा, बहुत बच्चों को टॉर्क नहीं पता होगा, जो पुराने बच्चों हैं उनको पता होगा। टॉर्क होता है हमारा r क्रॉस f वेक्टर, ये हमारा टॉर्क होता है। देखो यहाँ पे क्या है r, मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमने फोर्स को जो है, सॉरी देखो ये हमारा ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो दिस इज l। तो ये हमारा कितना हो गया ml²t-2। ये s से देखो गलती से सेकंड हो गया है ना, तो ये हमारा s डिस्प्लेसमेंट था ना। और यहाँ पे हमारा कितना हो गया टॉर्क, r क्रॉस f। r क्या है हमारा बताओ, यहाँ भी डिस्टेंस है और यहाँ s भी हमारा डिस्टेंस ही था, ये भी लेंथ था और ये भी लेंथ है। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों l, है ना। और ये f हमारा mlt-2, कितना हो गया ये भी हमारा ml का स्क्वायर t-2। ठीक है ना बच्चों। देखो हमारा टॉर्क और इसका दोनों का जो है हमारा सेम आ गया ना डायमेंशन, लेकिन दोनों बिल्कुल ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारी एनर्जी होती है और टॉर्क जो है हमारा वो किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए, जैसे मूव कराने के लिए फोर्स लगाते हैं, किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए हम टॉर्क लगाते हैं। ओके, तो ये हमने डायमेंशन और डायमेंशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब अच्छा, एप्लीकेशन डिस्कस करने के पहले बच्चों हम लोग कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का जो है डायमेंशन देख लेते हैं। जैसे हमने फोर्स का देखा, टॉर्क का देखा, है ना। तो कुछ और हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का देख लेते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो अगर आपको प्रेशर का निकालना हो बच्चों, प्रेशर क्या होता है बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, बार बार फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ml-2। तो याद ही कर लो इसको। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है, यानी लेंथ, दोनों ही लेंथ हो गया हमारा। दोनों का यूनिट क्या हुआ मीटर, और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो l स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, m, ये 2 पर जाएगा तो -1, l-1 t-2। तो प्रेशर की जो है हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला कितनी आ गई है बताओ, ml-1 t-2। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए मोमेंटम का, है ना, मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। निकाल लेंगे ना, मास क्या हो गया m, वेलोसिटी क्या हो गई मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ, सेकंड टाइम, पर सेकंड है ना। तो t-1 कितना आ गया बच्चों, ml t-1। ठीक है। अब जैसे हम कोई और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे मान लो हमने चार्ज का ले लिया, चार्ज क्या होता है ये, तो चार्ज क्या होता है बच्चों,
करंट इनटू टाइम होता है ना, चार्ज होता है हमारा करंट इनटू टाइम, करंट की यूनिट ए, टाइम की यूनिट टी, है ना, और यहाँ पे हमारा m0 l0, ठीक है ना। ओके, अगर जैसे आपसे कोई और फिजिकल क्वांटिटी आप ले लीजिए, जैसे कि आपसे एक्सेलरेशन का हमने कर ही लिया, वेलोसिटी भी हमने कर लिया, है ना। अगर आपको बोला जाए कि वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी यूनिट क्या होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, आपको मैंने 10th में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती थी हमारी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होती थी ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। वर्क डन मतलब एनर्जी, वर्क डन एनर्जी होती है ना, एनर्जी की हमने यूनिट अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि हमारी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू। फोर्स की जो है हमारी क्या होती है, अगर फोर्स का भी आपको डायमेंशन नहीं याद है, चलो ऐसे लिख लो फिर, फोर्स को लिख लो आप एम ए इंटू एस अपॉन क्यू का तो पता है आपको, करंट इंटू टाइम तो ए टी, एम कितना हो गया बताओ, मास, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का एल और पर सेकंड स्क्वायर का t-2 इंटू एस, है ना, यानी एक लेंथ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये हमारा लेंथ है, इंटू अपॉन एटी, कितना होगा बताओ, एम एल का स्क्वायर, ठीक है, और टी का पावर कितना, ये एक और आएगा ना ऊपर, -3 ए, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना, समझ में आया आपको, वर्क डन अपॉन क्यू, तो यहां से हमने कर लिया, यहां से निकाल लिया, देखो हमारा ये, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, देखो यहाँ पे ए का पावर -1, है ना, ए नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, गुड। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी के पीछे में दिया हुआ है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, उनके फॉर्मूलाज और फिर उनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी। आप क्या करना, पीछे जाके उस फिजिकल क्वांटिटी को देखना, उसका फॉर्मूला देखना, और फिर खुद तुम कोशिश करना कि तुम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो और फिर उससे मैच कराना, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी क्वांटिटी का जो है मैं आपको फॉर्मूला दे दूं तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला उसका निकाल सकते हैं, है ना, गुड। अभी हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, या फिर हम लोग इसको डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहला जो है डायमेंशन का हमारा जो है एप्लीकेशन है वो होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन और ये लिख दो आप फिलहाल, तो चलो, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, subtraction and equality are only possible among physical quantities having same dimensions,
ठीक है बच्चों, हमारा जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया या इक्वालिटी है, ये हमारा तभी पॉसिबल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में पॉसिबल है जिनका हमारा डायमेंशन बिल्कुल सेम हो। ठीक है, जैसे आप एक क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन है ये mlt-1 है ना, इसमें आप ये नहीं ऐड कर सकते, ये आप ऐड नहीं कर सकते, mlt-1 और mlt2-2 ये आप नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, ओके। साथ ही में अब इसके साथ जब आप और देखो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप इसको लिख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस लॉ को। ठीक है, और देखो लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन है एंड डिवीजन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये हमारा पॉसिबल है, ये हमारा पॉसिबल है दो डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला वाले फिजिकल क्वांटिटीज का भी, लेकिन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब इस पे हम लोग थोड़ा एक दो आपको मैं न्यूमेरिकल करके समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू pt स्क्वायर प्लस qt प्लस r, बोला बताइए p का डायमेंशन क्या है, q का डायमेंशन क्या है और r की डायमेंशन क्या है। अगर आपसे ऐसा पूछा गया तो क्या आप बता सकते हो कि इनका डायमेंशन क्या है? बिल्कुल आप बता सकते हो, मैंने आपको जस्ट बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, वो कि हमारा जो है इक्वालिटी, ये इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी मतलब ये देखो, या तो ये या तो ये या तो ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो है अगर ये एक्सेलरेशन है तो इसकी हमारी डायमेंशन क्या होगी बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ, m पर सेकंड स्क्वायर मतलब t माइनस 2, l ना बच्चों, l t माइनस 2, तो इनका भी इतना ही होना चाहिए, इसका भी एल टी माइनस 2 होना चाहिए, इसका भी एल टी माइनस 2 होना चाहिए और इसका भी एल टी माइनस 2 ही होना चाहिए। और यहाँ पे टी हमारा बच्चों डिनोट कर रहा है टाइम, टी हमारा यहाँ पे टाइम डिनोट कर रहा है, मतलब हमारा इस पीटी स्क्वायर का जो डायमेंशन होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू एल टी माइनस 2। ठीक है, तो ये तो टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर यानी कितना हो गया, इसको मैं लिखता हूं, चलो p का डायमेंशन मैं मान लेता हूं कि p का डायमेंशन है x, ये t है, तो t का डायमेंशन कितना हो गया, t का स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी माइनस 2, x इज इक्वल टू, मैं इसको इधर भेज देता हूं, कितना हो जाएगा, l डिवाइड हो जाएगा ना इधर जाके, t माइनस 4, यानी हमारा p का डायमेंशन कितना हो गया बच्चों, l t माइनस 4। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा QT का भी जो डायमेंशन है वो हमारा जो A का है या जो PT स्क्वायर का है उतना ही होना चाहिए, यानी QT का भी हमारा जो डायमेंशन है बच्चों वो होना चाहिए LT माइनस 2। तो देखो QT है ना, तो Q का वैसे ही आप मान लो, Q का डायमेंशन आप ले लो Y और T का हो गया T, LT माइनस 2, Y को उधर भेज दो तो Y हमारा कितना हो गया, एल टी माइनस 3, यानी आपका क्यू का डायमेंशन कितना हो गया बच्चों, बोलो, एल टी माइनस 3, पी का कितना हो गया, एल टी माइनस 4, और आर के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो जो ए का हो गया वही आर का हो गया, तो आर का कितना हो गया बच्चों, एल टी माइनस 2। समझ गए, तो इस तरीके से आप लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी अननोन नंबर का डायमेंशन, अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
चलो अब मैं आपको और देता हूं इसमें जो है, ठीक है, ये तो हमारा एक ये चीज हो गया जो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, है ना। तो मैंने आपको बताया कि सबट्रैक्शन वगैरह किस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा आप देखो, जैसे आपको दिया हुआ है ये चीज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर, और आपसे पूछा गया बताइए क्या ये फिजिकल रिलेशन सही है। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और a है हमारा एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली आपको पता है, आपको याद है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो पता है गलत है। इसको हम डायमेंशनल से प्रूव करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बच्चों v की जो हमारी डायमेंशन फॉर्मूला हो गई एल टी माइनस वन, डायरेक्ट करता हूं मैं। अब तो आप इतने फैमिलियर हो चुके हो, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ पर यूनिट टाइम मतलब t माइनस वन। हमारा ये कितना हो गया, एल टी माइनस वन, ये भी तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये कितना हो गया प्लस। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एल टी माइनस टू होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर। देखो ये तो हमारा ठीक है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन प्लस कितना हो गया ये एल, बस आ गया, टी तो जीरो हो गया ना। ये क्या हो गया हमारा, गलत है, मतलब ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग और एक डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू टू पाई रूट ओवर एल बाई जी। पता है आपको क्या होता है ये होता है हमारा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आपसे पूछा गया क्या ये सही है, तो बोलो, चेक करेंगे हम लोग डायमेंशन से कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे बताइए, ये टी, देखो ये तो हमारा नंबर हो गया ना, एक नंबर हो गया मतलब क्या हो गया, ये डायमेंशनलेस हो गया, इसी कोई डायमेंशन है ही नहीं। टी का डायमेंशन देखो, टी हमारा कितना हो गया, एम जीरो एल जीरो टी, ये कितना हो गया यहाँ पर देखो, टू पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, ये हमारा हो गया एलएचएस। आरएचएस का मैं इधर करता हूं, टू पाई डायमेंशनलेस, एल लेंथ है ना, स्ट्रिंग की लेंथ, तो यानी एल हो गया हमारा ये अपॉन जी। जी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके यूनिट से डिराइव कर सकते हैं हम लोग। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एल टी का पावर माइनस टू, तो कितना हो गया देखो, एल से एल कैंसिल आउट, टी का पावर माइनस टू पर जाके प्लस हो गया, टी टू का स्क्वायर क्या आ गया टी, यानी कितना एम जीरो एल जीरो टी वन। देखो आ गया ना, यानी हमारा ये वाला जो है रिलेशन सही है। तो ये कर सकते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है। ओके, अब जो है हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है इसका वो क्या है, तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारा टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन if derive a physical relation if dependencies are, ठीक है ना बच्चों, टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन इफ डिपेंडेंसीज आर नोन। मतलब जो हम रिलेशन डिराइव करने वाले हैं वो किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा, अगर हमें वो पता है तो हम लोग उसका जो है फिजिकल रिलेशन या फिर कह सकते हैं आपकी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको अगर, तो देखो कि हमारा, आप ऐसा कह लो कि एक पेंडुलम है, ठीक है। तो एक पेंडुलम की टाइम पीरियड जो है हमें पता है किस पे डिपेंड करती है, उसके लेंथ पे। मान लो उसके जो
सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उस पर डिपेंड कर रहा है, उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके मास पे ले लिया और ले लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है ना, इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगी। और तो सिंपल पेंडुलम में कुछ होता नहीं है, एक स्ट्रिंग होती है, एक बॉब होता है जिसका मास हमने m ले लिया, तो इस पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तो कुछ होता नहीं है इसमें, है ना। तो हम मान लेते हैं कि इन तीनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको कैसे रिलेशन डिराइव करेंगे। हम लोग ऐसा मान लेंगे कि अगर ये है, इसका मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैंने मान लिया कि ये जो है लेंथ के, है ना, पावर ए पे डिपेंड करेगा। मास था, मास के पावर बी पे और जी के सी पे, क्योंकि डायमेंशन है ना, कुछ भी हो सकता है ना, लेंथ का पावर कुछ भी हो सकती है, मास की पावर कुछ भी हो सकती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रूट भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ये तो हमें पता है ऑलरेडी, तो हम लोग पता बोल रहे हैं कि रूट स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता था, अगर हमें पता नहीं है, हमें डिराइव करना है तो हमने ले लिया कि अगर इन तीनों पर डिपेंड करेगी तो क्या होगा, या तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है लेंथ के, या तो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, या तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है ना, या तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, या तो इसके पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं, रियल कोई भी वैल्यू ए रख सकता है, ए बी सी तीनों ही। तो अब जो है डायमेंशन का हम लोग यूज करेंगे, तो ये हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, m0 l0 t का 1 नहीं लिखते हैं। यहां पे जब ये साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया, l लेंथ, इसका पावर a, ठीक है बच्चों, m यानी मास, मास की पावर b, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, कितना होता है एक्सेलरेशन का, l t माइनस टू, डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन की l t माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, c। चलो अब इसको पूरा आप सॉल्व करो, ये हमारा क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, m0 l0 t इज इक्वल टू k, देखो अब m की पावर b, l की पावर कितनी a प्लस c, देखो यहां से इसकी पावर c होगी ना, इसका ये दोनों ऐड हो जाएगा, a की l की पावर a प्लस c, और t की पावर कितनी बच्चों, तो -2c, t की पावर हो गई हमारी -2c, यहाँ t है नहीं, यहाँ t है नहीं। तो अब जो है क्या करेंगे, यहां से हम लोग, यहाँ पे m का पावर कितना है 0, बराबर कब होगा, जब हमारा b 0 के बराबर हो, है ना। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। l का पावर देखो क्या है 0 है, और इधर क्या है a प्लस सी, यानी a प्लस सी जो है हमारा वो कितना होना चाहिए 0 के बराबर। अब t देखो, t कितना है, t का पावर इधर 1 है और इधर कितना है -2c, यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए, -2c 1 के बराबर होना चाहिए, तो -2c इज इक्वल टू 1, यानी c कितना हो गया -1/2, c हो गया हमारा -1/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो c की -1/2, तो a कितना हो जाएगा बच्चों, a -1/2 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 1/2। देखो b आ गया, a आ गया, c भी आ गया, तो a b c तीनों मिल गया हमें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा इसको हम लोग कितना हो जाएगा बताओ, t इज इक्वल टू k, l का पावर a, m का पावर b, g की पावर c, यानी t इज इक्वल टू k, है ना, l का पावर a कितना है 1/2, l की पावर l 1/2, और m की पावर b, और b कितना है 0, और g कितना है बच्चों -1/2, ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया। अब जो है मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूं, तो देखो कितना हो गया हमारा, t इज इक्वल टू, देखो ये हमारा जो डायमेंशनल कांस्टेंट होता है ना, इसको हम लोग डायमेंशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये हमारा एक्सपेरिमेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारी वैल्यू आई है 2 पाई,
और l का पावर 1/2 यानी क्या, रूट एल। m का पावर 0 मतलब 1 और g का पावर 1/2 मतलब क्या, रूट ओवर 1/g। g का पावर -1/2 ही होगा ना। हमारे यहाँ से t कितनी होगी बताओ, 2 पाई रूट ओवर l/g। ये हमारा एक्सपेरिमेंट से निकला है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से डायमेंशन का यूज करके, अगर हमें डिपेंडेंसीज पता थी कि इस पे डिपेंड करेगा, तो वी कुड फाइंड आउट दिस वन, और हमारा टी आ गया 2 पाई रूट ओवर l/g। चलो एक फॉर्मूला हम लोग और करते हैं डायरेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ये हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड में, ठीक है ना, विस्कस फ्लूइड में। डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। Okay, derivation of Stokes law using dimensional analysis. Okay, so guys, first of all I want to tell you something, that is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity की बच्चों जो यूनिट होती है, जो डायमेंशन होता है, that is ml-1 t-1। This is the dimension of, इसको बोलते हैं बच्चों ईटा, ईटा। ओके, ये होता है हमारा coefficient of viscosity, a very new term for you guys. So for now just remember it, okay, this is coefficient of viscosity, okay, and its dimension is ml-1 t-1। Okay students, now we are going to discuss what is Stokes law, what does Stokes law say। Stokes law जो है, ये हमारा बेसिकली इन्होंने फोर्स बताया था on a sphere, on a solid sphere going downward in viscous fluid। जैसे आपको मैं विस्कोसिटी जब हमने स्टार्ट कराई तो थोड़ा बहुत विस्कोसिटी के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा रेन ड्रॉप्स जब आती हैं तो उनकी स्पीड क्या, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं होती। जैसे अगर तुम सिंपल एक इमेजिन करो तुम कि तुमने जो है एक 10th फ्लोर से तुमने एक छोटी सी स्टील बॉल तुमने गिरा दी, है ना, और नीचे जो है तुम्हारा कोई दोस्त खड़ा है, उसके सर पे वो स्टील बॉल गिर गई, छोटा सा स्टील बॉल है, ठीक है। तो एक चीज देखो बच्चों, अगर मान लो 10th फ्लोर है ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो काइनेमेटिक्स 9th का याद ही होगा, और एक फ्लोर की मान लो आपकी जो हाइट है एक फ्लोर की, वो आप ले लो 4 मीटर, ठीक है ना। टोटल हाइट कितनी हुई बच्चों, 40 मीटर। आपने नीचे गिराया है, यू कितना हो गया, 0, है ना, और हमारा एस कितना हो गया, 40 मीटर डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी ए जी के बराबर कितनी, 10 ले लेते हैं बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर, है ना। वेलोसिटी कितनी होगी बताओ तो, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपने इसको सॉल्व कराया है तो u 0 हो गया था हमारा, तो 2 इंटू a यानी 10 इंटू s यानी 40, कितना हो गया, 2 इंटू 10 इंटू 40 यानी हमारा रूट अंडर 800, है ना। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 20 रूट टू 1.4, 20 इंटू 1.4 जो है हमारा अराउंड कितना आ जाएगा बताओ, 28 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर आप इसको 100th फ्लोर से गिराते तो हमारा ये कितना होता, 400 होता, ये हमारा होगा कितना, 400, है ना। तो ये हमारा कितना आता, फिर हमारा जो बाहर ही आता यहाँ पे, है ना, एक जीरो और रहता, 20 इंटू रूट 20, ठीक है ना। हमारी ये जो वैल्यू बढ़ती चली जाती, आप अगर 1000th फ्लोर से गिराते तो ये हमारा कितना हो जाता, 200 इंटू रूट 280 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आपकी हाइट ऊपर जा रही है, जो स्टील बॉल है उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है ना। तो आप सोचो रेन तो हमारा क्लाउड से आ रहा है और क्लाउड तो काफी ज्यादा ऊपर है ना। तो वहां से जब रेन ड्रॉप्स आएंगे उनकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसी ऐसी होती नहीं है, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होती नहीं है। क्यों नहीं होती, स्टोक्स लॉ यहाँ पे काम करता है, ठीक है। क्या करता है ये, उनपे एक ऊपर की ओर विस्कस फोर्स लगाता है, एयर एयर जो हो गया हमारा, वो उन रेन ड्रॉप्स पे ऊपर की ओर एक विस्कस फोर्स लगाता है और उनकी वेलोसिटी को कम कर देता है,
कम नहीं करता है, एक्चुअली कांस्टेंट कर देता है। मतलब ना एक टाइम आता है जब हमारा विस्क, जब जितना फोर्स उस पे ग्रेविटी का लग रहा है रेन ड्रॉप्स पे, उतना ही फोर्स ये विस्कस फोर्स और थोड़ा सा बहुत ही लाइट बायोन्ड फोर्स, है ना, ये दोनों मिलके बायोन्ड फोर्स और विस्कस फोर्स उस एक्सरेस जो बॉडी का, जो बॉडी पे जो जो रेन ड्रॉप है जिस पे फोर्स लगा रही है अर्थ, अर्थ की जो फोर्स है उन दोनों को कैंसल आउट कर देते हैं। तो फर्दर उस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी नहीं गिरती है और नहीं बढ़ती है, और रेन ड्रॉप की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड में। ठीक है, अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए मैंने ये सब कुछ बताया, ताकि स्टोक्स लॉ का आपको बेसिक आइडिया लगे, है ना। अब देखो ये जितना ज्यादा होगा ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी उस पे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हमारा फ्रिक्शन में क्या था, म्यू जितना ज्यादा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होता था, 9th में डिस्कस किया था, उतनी ही ज्यादा हमारी फ्रिक्शन फोर्स होती थी। तो ये जितना ही ज्यादा होगा, स्टोक्स लॉ जो है हमारा बेसिकली फोर्स का एक्सप्रेशन देता है, फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो हमें जो है स्टोक्स लॉ डिराइव करना है, मतलब हमें फोर्स डिराइव करना है ऑन अ स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, जिसकी रेडियस r है। ठीक है बच्चों, और हमें जो है ये r, ईटा और v, इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। ईटा का मैंने बता रखा है आपको कि ये होती है डायमेंशन फॉर्मूला, r है हमारी रेडियस। तो बच्चों रेडियस की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, रेडियस तो हमारा क्या होता है बच्चों, बताओ, ये होता है हमारा लेंथ, है ना, यानी L। ठीक है, और भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यानी L T माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो मान लिया कि R का A, ठीक है, और ईटा का पावर B और V का पावर C इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, F इज इक्वल टू, है ना, K R का पावर A, ईटा का पावर B और V का पावर C। इसको हटा के ये लिखा तो K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। F की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है बच्चों, ML T माइनस 2। ये हमारा K तो डायमेंशनलेस है, R का देखो L का पावर A, ईटा का बताओ ML माइनस 1 और T माइनस 1, है ना, की पावर B। भी बताओ बच्चों L T माइनस 1 एंड C। अब देख लो इसको, तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी m की पावर यहाँ पे 1 है, लिखते नहीं है, L 1 है, जो कि लिखते नहीं हम लोग, T माइनस 2 है। यहां देखो L का पावर A, m का पावर A, L का पावर माइनस B, देखो B ना, L की पावर माइनस B और T की पावर माइनस B। ठीक है ना, और L की पावर C, T की पावर माइनस C। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमारा ये हो गया, है ना। तो इसको मैं अब क्या करता हूं, इस साइड तो मैंने मिटा देता हूं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग इक्वेट कराएंगे, है ना। तो पहले थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लो, M1 L1 T माइनस 2। M बताओ, M का क्या हो गया B, L का बताओ A माइनस B प्लस C, L माइनस B प्लस C, और T क्या बताओ बच्चों, T माइनस C माइनस B, है ना। तो T हो गया हमारा माइनस B प्लस C। देखो कोई डाउट तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब इधर हम लोग इसको अब कंपेयर करेंगे, M का 1 यानी हमारे यहां से B1 आ गया, देखो B1 होना चाहिए ना, तो B हो गया हमारा 1। ठीक है ना, ओके। अब यहां देखो माइनस ऑफ B प्लस C, माइनस ऑफ B प्लस C किसके बराबर, माइनस 2 के बराबर। तो माइनस ऑफ 1 प्लस C इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस खत्म, C इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 आ गया। अब बच गया क्या बच्चों, A बच गया। तो A माइनस B प्लस C कितना है, 1 है ना, तो A माइनस 1
प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 1 के बराबर। तो हमारा देखो ए कितना आ गया बच्चों, 1, यानी ए बी सी तीनों ही 1 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना इसको, मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये हो गया f इज इक्वल टू के आर की पावर 1, यानी नहीं लिखते, ईटा नहीं लिखते, भी पावर 1 नहीं लिखेंगे। कितना हो गया, f इज इक्वल टू के की वैल्यू जो होती है मैंने बताया आपको एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, दैट इज बच्चों 6 पाई। तुम्हारा क्या आंसर, स्टोक्स लॉ का f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी। विस्कस फोर्स ऑन अ solid sphere of radius r moving with velocity v and coefficient of viscosity of the fluid is eta। ये आ गया हमारा स्टोक्स लॉ। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। अब हम लोग लास्ट इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो बच्चों, कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान लो एमकेएस से सीजीएस में करना है आपको, है ना, किसी जैसे मान लो फोर्स का करना है या फिर आपको एनर्जी की करनी है, तो कैसे करेंगे। देखो जैसे मान लो आपको फोर्स दिया हुआ ऐसे कि 10 न्यूटन इन एमकेएस सिस्टम, आप इसको कन्वर्ट करिए कि ये कितना होगा, 10 न्यूटन एमकेएस में दिया हुआ है ना, न्यूटन एमकेएस में होता है, इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, सीजीएस में, इसको आप सीजीएस में कन्वर्ट करो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, हमारा इस चीज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये u1 हमारा यूनिट है, n1 हमारा नंबर ऑफ दैट यूनिट। तो यहां पे हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो जैसे मान लो कि इधर हो गया हमारा, है ना, आपको फोर्स का करना है ना, तो सबसे पहले आप फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, इधर लिखोगे आप n1, है ना, एमकेएस सिस्टम आपको सीजीएस में चाहिए ना, तो आप एलएचएस में मैं एमकेएस ले रहा हूं और राइट हैंड साइड में मैं सीजीएस ले रहा हूं, तो कितना हो गया 10 न्यूटन, है ना, n1 हो गया मेरा 10 न्यूटन, और एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू n2, है ना, एम एल टी की पावर -2। ठीक है बच्चों, 10। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भेजेंगे, तो इसकी यूनिट कितनी होती है, केजी में ना, तो केजी पर ग्राम। ठीक है, इसको इधर भेज दिए, चलो, है ना, इसको आप जो है थोड़ा और समझने के लिए m1 m2 से लिख लो। ठीक है, चलो मैं आपको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं लिख देता हूं m1 बाई m2, ठीक है, L1 बाई L2 और T1 बाई T2 का पावर -2। ठीक है बच्चों, ये हमारा देगा क्या, N2 देगा। अब देखो 10 m1 हमारा क्या होगा, इधर केजी में होगा ना, और m2 हमारा क्या होगा, 1 ग्राम होगा। तो केजी को आप देखो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को, या तो इसको ग्राम को केजी में चेंज करो, या तो इस केजी को ग्राम में चेंज करो। केजी को ही ग्राम में चेंज कर देते हैं, तो हमारा m1 कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, m2 कितना हो जाएगा 1 ग्राम, है ना। ये L1 कितना हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर और L2 1 सेंटीमीटर, और टाइम तो दोनों खैर सेकंड ही है, तो ये 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, है ना, ये तो हमारा 1 बच जाएगा। तो यहां से बच्चों N2 कितना आ गया बताओ, ये देखो 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 2, है ना, और ये हमारा 10 पहले से ही था, तो हमारा कितना आ गया 10 टू द पावर 6। ठीक है, और बच्चों डाइन होता है हमारा सीजीएस में फोर्स की यूनिट, तो N2 हो गई हमारी 10 टू द पावर 6 डाइन, मतलब 10 न्यूटन हमारा कितने के बराबर होता है, 10 टू द पावर 6 डाइन के बराबर। आप इसको याद रखते हो, कभी काम आ जाता है, 1 न्यूटन हमारा 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है ना, 10 न्यूटन 10 टू द पावर 6, 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से हमने डायमेंशन का यूज करके सॉल्व कर लिया। तो ये तो हमने फोर्स का किया। जैसे मान लो कोई एक ऐसी यूनिट होती जिसका, जैसे एक मैं जनरल ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों, एक मैं आपको जनरल ले लेता हूँ। जैसे मान लो कोई एक क्वांटिटी है x, जो कि इस तरीके से डिपेंड कर रही है, जिसका कि डायमेंशन फॉर्मूला है हमारा ये MA, LB और TC, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो N1 इंटू कितना हो जाएगा हमारा M1 बाई M2 A, L1 बाई L2 B, T1 बाई T2 C, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा N2 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक जनरल हो गया जिसपे आप किसी को भी लिख सकते हो। जैसे चलो तुम मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताइए कि 10 जूल को, है ना, 10 जूल हमारा MKS सिस्टम हो गया, है ना। इसको आप कन्वर्ट करिए तो अर्ग्स में। बच्चों अर्ग जो होता है ना, ये हमारा होता है अर्ग। अर्ग जो हमारी यूनिट होती है एनर्जी की CGS सिस्टम में। तो अर्ग्स निकालना है आपको, ठीक है। तो कितने अर्ग्स होंगे बताओ, बताइए आप जल्दी से। देखो यहीं पे हम लोग सिंपल पुट कर देंगे। तो हम अगर देखें तो हमारे यहाँ पे एनर्जी है ना बच्चों, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बताओ। एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला से हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, है ना। या फिर अगर यूनिट से निकालना चाहते हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, एम एल का स्क्वायर टी की पावर -2, है ना। MLT -2 फोर्स का होता है हमारा, ठीक है बच्चों। ओके, यानी यहाँ पे अगर इसका हम लोग यूज करें इस जनरल फॉर्मूला का, तो N1 हमारा कितना है 10 जूल ना, 10 लिख लिया यहाँ पे। M1 बाई M2 का पावर A, यहाँ पे तो 1 है। M1 मतलब MK सिस्टम किलोग्राम, तो 1000। M2 यानी कि ग्राम, है ना, 1 ग्राम। और हमारा जो है L1 कितना हो गया बच्चों, इधर तो हम लोग मीटर में लेंगे ना। MKS सिस्टम में देखो, ये है हमारा MKS, ये है हमारा MKS और ये है हमारा CGS। तो किलोग्राम कितना हो गया हमारा, हो गया, तो हमने मास का कर दिया, ठीक है। अब देखो इधर लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना होगा 1 मीटर, तो 1 मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और L2 हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। और टाइम तो हमारा दोनों में वही होता है, तो टाइम तो आपका 1 हो ही गया, है ना। 1 आएगा ना, टाइम सेकंड सेकंड ही होता है दोनों में, तो 1 सेकंड नीचे भी 1 सेकंड ऊपर भी, है ना। अब पावर देख लो, पावर कितना है, M का 1 है, L का कितना है स्क्वायर है, और ये T का कितना है -2 है। खैर इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 1 है, इज इक्वल टू N2। अब देख लो बच्चों कितना आ गया, ये 10 इंटू यहाँ से कितना आएगा 10 टू द पावर 3, क्योंकि इसकी पावर तो 1 ही थी, इसकी पावर है 2। देखो ये 10 टू द पावर 2 है और उसका स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4, और ये हो गया हमारा, यहाँ से आ गया 1, तो कितना आ गया N2, तो हमारा N2 आ गया बच्चों 10 टू द पावर 4 3 और 1 7, और हमारा तो हो गया 10 टू द पावर 8 आर्क्स। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। तो जूल कितना होता है, 10 जूल कितना होता है बच्चों, 10 टू द पावर 8 आर्क्स आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा डायमेंशन एनालिसिस में, बस इतना ही। साथ में मैं आपको एक लास्ट चीज बता देता हूँ कि इसका लिमिटेशन क्या है। देखो बच्चों, कभी कभी आ जाता है क्लास 11 में प्रॉब्लम सब्जेक्टिव में कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशंस के। तो मैं बताता हूँ आपको लिमिटेशन। सबसे पहले तो ये है कि हम जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम लोग उस डायमेंशनलेस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, पहला। दूसरा बच्चों हमारा ये है कि हम जो है नहीं फाइंड आउट कर सकते फिजिकल रिलेशन, अगर डिपेंडेंसीज डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट। किसी किसी केस में कर भी सकते हैं हम लोग, बट मोस्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। अगर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना। पहला तो हमारा ये हो गया कि हम लोग जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। दूसरी जो है हमारी कि अगर डिपेंडेंसी, इफ डिपेंडेंसीज आर मोर देन ऑन
more than on 3 parameters, then it will be very difficult to derive a relation between physical quantities. ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा जो है आप ये लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है क्या कि sometimes the constant has a dimension। जैसे हम लोगों ने अभी जो भी कांस्टेंट यूज किया, जैसे 2 पाई यूज किया, इट हैड नो डायमेंशन। के यूज 6 पाई यूज किया हमने, इट हैड नो डायमेंशन। बट समटाइम्स इन सम केसेस डायमेंशन जो हमारा जो है कांस्टेंट होता है, इवन दैट हैज अ डायमेंशन। तो वैसे केस में फिजिकल रिलेशन यू कांट डिराइव, है ना। जैसे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गई, ठीक है, इवन दैट इज अ कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ फ्लूइड। तो हमारा वैसे केस में वी वोंट बी एबल टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और चौथा आप लिख सकते हो कि dimensional analysis cannot be used in logarithmic or trigonometric functions because trigonometric functions and logarithmic functions are dimensionless, like sine theta dimensionless, log ex or log y, all these are dimensionless. Okay, and the fifth one you can write that dimensional analysis cannot be used to derive a physical relation if one side of the physical relation involves subtraction or addition. Okay, so ये हो गए हमारे 5 limitation, and at last I am going to tell you a very important use of dimension analysis. See, there is this question that a car starts from rest and accelerate with the constant acceleration alpha, and after some time it retards with the constant acceleration beta and finally comes to rest. So it was at rest, started from rest with the constant acceleration alpha, and then it started to retard with the constant acceleration beta and finally comes to rest. And the time duration for this whole motion was t. Time duration for this whole motion was t. Then find out the Vmax. This was the question. Okay. And options were options A, alpha beta upon alpha square plus beta square into t. Option B, alpha beta upon alpha square minus beta square into t. Okay. Option C was alpha plus beta upon alpha beta into t, and option D, alpha beta upon alpha plus beta into t. So see, we can solve this question using equations of motion, but here we will solve using dimensions. How will you do that? See, we have to find out Vmax. What is the dimension of Vmax? Meter per second, LT minus 1. This is the dimension. हमें देखना है कौन सा डायमेंशन यहाँ पे मैच करेगा, क्योंकि ये ऑप्शंस इस तरीके देखो, ये सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ना हमारा ऐसा होता है कि ये इससे आंसर्स आ जाते हैं, हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। तो थोड़ा हमें हेल्प मिल जाता है इसमें। तो बहुत कन्वेंशनल मेथड तो नहीं है, बट हाँ यूजफुल है। यहाँ पे देखो, तो अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन है। बीटा क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का स्क्वायर और ये एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन का स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का स्क्वायर। यानी यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे के डायमेंशन कैंसिल आउट कर देंगे। इस ऑप्शन का डायमेंशन क्या बचेगा? बस टी, m0 l0 t। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? सेम बचेगा। देखो, एक्सेलरेशन इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का स्क्वायर, नीचे भी एक्सेलरेशन स्क्वायर है, मतलब क्या हो गया हमारा? इसका भी डायमेंशन हमारा जो एक्सेलरेशन का स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है बच्चों lt माइनस 2। तो lt माइनस 2 का स्क्वायर, नीचे भी lt माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसका भी जो डायमेंशन बचेगा दैट इज t। यहां पे भी देखो, यहां पे क्या बचेगा? एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन का स्क्वायर, एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन का स्क्वायर, मतलब यहां पे जो बचेगा हमें, अगर डायमेंशन की बात करें तो दिस विल बी समहाउ लाइक दिस, t बाई a, t बाई a। यानी अगर इसके डायमेंशन की हम लोग बात करें तो इट विल बी, t का डायमेंशन तो t हो गया और a का l t माइनस 2,
ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर जाके हमारा हो जाएगा L का -1 और T -1। ये तो नहीं चाहिए हमें, हमें ये चाहिए LT -1, है ना। जब ये हमारा ऊपर जाएगा तो देखो T हमारा, सॉरी ये T का 3 हो जाएगा ना, L -1 और T हमारा ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और एक ऑलरेडी है तो हमारा L -1 T +3। ओके, इसका देख लो अल्फा बीटा, एक्स ऊपर में एक्सेलरेशन का स्क्वायर और नीचे में एक्सेलरेशन, मतलब क्या बच जाएगा AT, और A क्या होता है बच्चों, LT -2, और T क्या होता है हमारा, T का डायमेंशन T, तो कितना आ गया LT -1, यही तो हमें चाहिए था, LT -1 भी मैक्स का डायमेंशन। तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है ये हमें मिल गया करेक्ट आंसर। तो हमने देखो इसको डायमेंशन से सॉल्व कर लिया, है ना, काफी कम टाइम लगा हमें। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम लोग डायमेंशंस का भी यूज करके कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।